हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं सीए फाइनल की सीरीज, क्योंकि अब आपका नवंबर 24 का अटेम्प्ट बहुत बहुत नजदीक आ रहा है और मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे। उसी तैयारी के अंदर अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन करने के लिए हम लोग ये सीरीज लेकर आए हैं आपके लिए, सीए फाइनल की सीरीज। इसके अंदर हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के जो टॉपिक्स हैं उसकी आपके साथ समरी डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करके चलेंगे, ताकि आपकी रिवीजन के अंदर, आपकी तैयारी के अंदर आपको थोड़ा आराम मिल सके, आपको एक बेनिफिट मिल सके कि भाई अगर आपको कोई टॉपिक रिवाइज कर रहा है लेट्स से, तो आप हम यूट्यूब की वीडियो पे जाके प्ले का बटन दबा के कानों में हैंड पे लगा के उसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। आपके सारे कॉन्सेप्ट फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड रिवाइज हो जाएंगे अच्छे से, और अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें लगेगा तो हम वो भी डिस्कस करके चलेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही मुख्य, महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है सीए फाइनल का, जिसका नाम है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बहुत बड़ा टॉपिक है। वाइड 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, 3 इंड एएस कवर कर लेता है। इंड एएस 32, इंड एएस 109 एंड इंड एएस 107 कवर कर लेता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का टॉपिक। हम इतनी नंबरिंग में नहीं जाएंगे कि भाई कौन से पैरा में क्या लिखा है, 32 में ये लिखा है या 109 में ये लिखा है या 107 में ये लिखा है। हम बस कॉन्सेप्चुअली डिस्कस करेंगे। ऑल दो हम जब क्लासेस के अंदर होते हैं तो हम उसको डेप्थ में डिस्कस करते हैं, एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करते हैं, बट फॉर रिवीजन पर्पस हम सिर्फ उसको समरी और कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके चलेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हुए चलेंगे। तो शुरू करते हैं टॉपिक, जिसका नाम है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। बुक लानी है तो ले आओ। चलो जी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का टॉपिक जो है, मुख्य तौर पे जो इस पे चीजें आती हैं वो आती है फाइनेंशियल एसेट, वो आती है फाइनेंशियल लायबिलिटी, और वो आती है इक्विटी। भाई ये तो आपको पता ही होगा, आपने बहुत बार सुन लिया होगा, पढ़ लिया होगा कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कॉन्ट्रैक्चुअल होते हैं। एक बार अपना कॉल आ रहा है। जो कॉन्ट्रैक्चुअल होते हैं और किसी एक पार्टी के लिए या तो फाइनेंशियल एसेट है या फिर दूसरी पार्टी के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल होते हैं, यानी कि किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत होते हैं, और किसी एक पार्टी के लिए फाइनेंशियल एसेट होते हैं और किसी दूसरी पार्टी के लिए या तो फाइनेंशियल लायबिलिटी या फिर इक्विटी होते हैं। अब मैं इसके ऊपर बखान करने लग जाऊं, जब तक मैंने आपको यही ना बताया हो तो फिर उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो इसलिए पहले मैंने कहा कि 3 पार्ट कवर हैं, फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी। हम एक एक करके समझेंगे, डेप्थ में समझेंगे और आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ये तीनों का कॉन्सेप्ट आना जरूरी है, तभी आपको आगे का इंस्ट्रूमेंट का पार्ट समझ में आएगा, अदरवाइज सब गोलमोल हो जाएगा। चलो, मुझे जरा सोच के बताओ कि आपको इन जनरल एसेट का मतलब क्या लगता है, कि एसेट का मतलब क्या होगा, और इन जनरल लायबिलिटी का मतलब क्या रखता है। भाई क्या मैं ये बोल दूं कि जिस चीज पे राइट है मेरा, वो मेरी एसेट है, और अगर किसी चीज का मेरा ऑब्लिगेशन है तो वो मेरी लायबिलिटी है। मैं इन जनरल पूछ रहा हूँ, हम फाइनल तक आ चुके हैं। अब इतनी बार 100 बार हमने एसेट लायबिलिटी का ज्ञान ले लिया, तो अब इतना तो बता ही सकते हैं कि मोटे मोटे तौर पे एसेट का मतलब क्या होगा कि यदि मेरा कोई राइट है, और लायबिलिटी का मतलब क्या होगा कि मेरी कोई ऑब्लिगेशन है। भाई अगर मेरी किसी के साथ देनदारी है, मुझे किसी को पैसे देने हैं, मुझे किसी को क्लासेस देनी है, तो वो क्या है, मेरी लायबिलिटी है।
मुझे किसी से क्लासेस के पैसे लेने हैं तो वो क्या है, एसेट है, और उसके लिए क्या है, लायबिलिटी है। जिसको क्लासेस मुझे देनी है उसके लिए क्या है, एसेट है, और मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी है। तो एक तौर पे किसी एक बंदे के लिए अगर एसेट है, मैं फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल की बात नहीं कर रहा, तो दूसरे बंदे के लिए लायबिलिटी तो होगा। इक्विटी होगा या नहीं उसकी चर्चा अभी करते हैं। अगर एक के लिए एसेट है तो लायबिलिटी तो होगा ही होगा। बताओ, इतनी बात समझ में आती है? संजना, आपको समझ में आ रही है कि भाई अगर आपने किसी से पैसे लेने हैं, आपके पास एसेट है, तो सामने वाले को पैसे देने भी तो होंगे। तो अगर आपके पास अधिकार है तो सामने वाले के पास देनदारी होगी। बताओ, इतनी बात समझ में आती है? और अगर आपके पास देनदारी है तो सामने वाले के पास अधिकार होगा। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब यहाँ पे उन्होंने सही लिखा है कि किसी एक के पास फाइनेंशियल एसेट होगी, फाइनेंशियल के ऊपर बाद में चर्चा करेंगे, तो किसी एक दूसरे के पास या तो लायबिलिटी होगी या फिर इक्विटी होगी। इक्विटी की चर्चा अभी हम करेंगे, अभी इसे मत पढ़ो। तो किसी एक के पास एसेट होगी और किसी एक के पास लायबिलिटी होगी। हमने कहा एसेट का इन जनरल मतलब तो राइट है, और इसका इन जनरल मतलब क्या है, ऑब्लिगेशन। फाइनेंशियल होने का क्या मतलब है? फाइनेंशियल होने का मतलब है इन टर्म ऑफ मनी होना चाहिए। अगर वो इन टर्म ऑफ मनी नहीं है तो इसका मतलब वो फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी भी नहीं है। भाई अगर मेरे को ट्रेड रिसीवेबल से पैसा लेना है तो वो मेरी फाइनेंशियल एसेट है। अगर मैंने मुझे अगर ट्रेड रिसीवेबल से पैसा लेना है तो वो मेरी फाइनेंशियल एसेट है, और अगर मुझे ट्रेड पेबल को पैसा देना है तो वो मेरा क्या हो गया, ऑब्लिगेशन हो गया, और वो मेरे लिए क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई। एक मिनट रोकना। तो फाइनेंशियल होने का मतलब क्या हो गया कि फाइनेंशियल होने का मतलब है वो इन टर्म ऑफ मनी है। भाई अगर मैंने किसी से पैसे ले रखे हैं और बदले में मेरे को उसको माल देना है, मेरे को पैसे नहीं लौटाने, इधर ध्यान से समझो, मैंने उसको माल लौटाना है, पैसे नहीं लौटाने। भाई ऐसा हो सकता है ना कि जैसे स्टूडेंट की फीस हमारे पास पहले आ जाती है, पर बदले में हमें उन्हें क्लासेस देनी होती है, उन्हें पैसा थोड़ा ना देना होता है। तो बताओ, जो वो पैसा आ गया और जो बदले में अभी मेरे को ऑब्लिगेशन है कि मेरे को क्लासेस देनी है, तो क्या वो इन टर्म ऑफ मनी है? द आंसर इज नो। मनी थोड़ा ना देनी है, हमें तो क्लासेस देनी है, सर्विसेज देनी है। हेंस वो फाइनेंशियल नहीं है, तो वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है। अगर मेरा ये बैग का धंधा है, मैंने किसी से पैसे ले लिए और 100 बैग डिलीवर करने का वादा कर दिया कि मैं आपको 100 बैग डिलीवर करूंगा, तो मेरे को अब उस पैसे के बदले बैग डिलीवर करने हैं, मेरे को पैसा डिलीवर नहीं करना। तो वो जो ऑब्लिगेशन है, तो वो जो एडवांस है, वो मेरी क्या, लायबिलिटी, फाइनेंशियल लायबिलिटी होगा। तो आंसर इज नो, क्योंकि बदले में मेरे को कोई कैश डिलीवर नहीं कराना। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये डेफिनेशन दी। भाई फाइनेंशियल एसेट का मतलब क्या बताया गया? फाइनेंशियल एसेट का मतलब है चलो ऐसे करते हैं, कैश, इस पे चर्चा करेंगे। नंबर 2, राइट टू रिसीव कैश। मैंने कहा अगर कैश मिलने का अधिकार है, भाई मुझे अगर आपसे पैसे लेने हैं और मेरे पास राइट है, राइट टू रिसीव कैश, तो वो क्या बन जाएगा, फाइनेंशियल एसेट, क्योंकि कैश लेना है। अगर मुझे आपसे कैश ना लेना होता, बदले में मोबाइल फोन लेना होता, कोई सर्विस लेनी होती, तो क्या वो फाइनेंशियल एसेट बनता? द आंसर इज नो, नहीं बनता ना, क्योंकि पैसे नहीं लेने, फाइनेंशियल नहीं है। भाई हमने पहले ही बोल दिया कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कॉन्ट्रैक्चुअल होने चाहिए, तो आपको नहीं लगता ये राइट भी कॉन्ट्रैक्चुअल होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश होना चाहिए। चलो मैं और बढ़िया, क्या आपको नहीं लगता ये राइट कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश होना चाहिए? भाई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, अगर कोई चीज कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं है तो वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर ये तीनों चीजें आ रही हैं, तो ये राइट टू रिसीव कैश भी तो कॉन्ट्रैक्चुअल होना चाहिए।
तो क्या है? कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश। नंबर 3, चलो नंबर 3 के लिए हमें पहले इक्विटी को समझना पड़ेगा। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने किसी कंपनी के शेयर में पैसा डाला। इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी की एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, एक फीचर होता है कि उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती। कंपनी के पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती। कंपनी की बैलेंस शीट में जो इक्विटी शेयर कैपिटल आ रही है, ये कंपनी की ऑब्लिगेशन नहीं है। ये कंपनी की कोई ऑब्लिगेशन नहीं। अब इस इक्विटी शेयर कैपिटल में काफी सारे लोगों ने पैसा डाल रखा होगा ना, इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी, लेकिन कंपनी को इनको पैसा लौटाना है, ऐसी कंपनी की कोई देनदारी नहीं है। कंपनी के डायरेक्टर घर जाके माथा नहीं रगड़ते कि हे राम इनके पैसे लौटाने हैं, लेकिन जो यहाँ लोन आ रहा है उसके लिए वो लोग परेशान रहते हैं कि इसका पैसा लौटाना है, इनकी कोई परवाह नहीं करता। तो इक्विटी शेयर कैपिटल का एक बड़ा बेसिक फीचर है कि कंपनी के ऊपर इक्विटी शेयर कैपिटल लौटाने की कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती। जब कंपनी बंद होगी, जितना पैसा बचेगा सब कुछ देनदारी करने के बाद वो ये लोग ले जाएंगे। कंपनी का कोई जिम्मे ठेका नहीं है इन लोगों को पैसा वापस करने का। तो अब जो पैसा इन लोगों ने लगा रखा है वो फाइनेंशियल एसेट तो हो गया, क्योंकि इन्होंने पैसा लगा रखा है। हमने स्पेसिफिकली डेफिनेशन के अंदर लिख दिया, क्योंकि वो राइट टू रिसीव के अंदर तो कवर हुआ नहीं, इनके पास राइट तो है नहीं, तो हमने स्पेसिफिकली लिख दिया इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर, इक्विटी ऑफ अनदर एंटिटी। पर दूसरे के लिए ऑब्लिगेशन नहीं हुई। हमने अभी तक देखा था कि किसी एक के लिए फाइनेंशियल एसेट होगी तो किसी एक के लिए लायबिलिटी होगी। मेरे को पैसा लेना है तो आपको पैसा देना है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है ना। यहाँ पे ना तो मुझे पैसा लेना है ना आपको पैसा देना है, बट हम चाहते हैं कि ये भी इसके परव्यू के अंदर कवर हो। तो हमने स्पेसिफिकली लिख दिया कि किसी एक के लिए फाइनेंशियल एसेट होगी, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी, तो दूसरे के लिए इक्विटी भी हो सकता है तो भी वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। तो इसका मतलब इसके लिए फॉर एग्जांपल ये शेयर होल्डर राम है, राम ने ए लिमिटेड की इक्विटी शेयर कैपिटल में पैसा लगा रखा है, तो राम अपनी बैलेंस शीट में दिखाएगा इस इन्वेस्टमेंट को एज अ फाइनेंशियल एसेट, क्योंकि वो डेफिनेशन को फुलफिल कर जाएगा, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी, और ये अपनी बैलेंस शीट में दिखाएंगे इसको इक्विटी। क्योंकि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कैसे बन गया, राम के लिए फाइनेंशियल एसेट है और किसी दूसरी एंटिटी के लिए क्या है, इक्विटी। बताओ इतनी बात समझ में आती है? ठीक। अच्छा, कैश कैसे फाइनेंशियल एसेट है जी? तो देखो ये बड़ा बेसिक सी चीज है कि कॉन्ट्रैक्ट जरूरी नहीं राइटिंग में ही हो, कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है और कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में भी हो सकता है। अब अगर आपने नोट देखा हो तो नोट के ऊपर आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं उसमें एक चीज लिखी होती है कि मैं धारकों को जितने रुपए का भी नोट है, लेट से 100 रुपए का नोट है, 100 रुपए देने का प्रॉमिस करता हूँ। प्रोमिसरी नोट की तरह होता है। तो इसका मतलब है कि वो जो नोट मेरे पास है उसके ऊपर किसी व्यक्ति ने साइन करे हुए हैं, जो आरबीआई का गवर्नर है उसने साइन करे हुए हैं कि मैं अपनी जिम्मेदारी मानता हूं कि ये नोट जिसके पास भी होगा मैं उसको इतने रुपए दूंगा। अगर 100 रुपए का नोट है तो 100 रुपए दूंगा, 500 का नोट है तो 500 रुपए दूंगा। तो किसी ने अपनी लायबिलिटी को मान रखा है। हेंस कैश मेरे लिए एसेट है और जिसने मान रखा है उसके लिए लायबिलिटी है। तो आरबीआई के लोग जो कैश सर्कुलेट हो रहा है, आरबीआई उसको अपनी बैलेंस शीट में लायबिलिटी दिखाता होगा। बताओ इतनी बात समझ में आती है कि हाउ कैश फुलफिल द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट? बताओ जी। तो फाइनेंशियल एसेट के अंदर क्या क्या आया? फाइनेंशियल एसेट के अंदर आया कैश, फाइनेंशियल एसेट के अंदर आया कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश। इसका मतलब क्या है? ट्रेड रिसीवेबल। इसका मतलब क्या है? ट्रेड रिसीवेबल। कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश, मेरे पास किस अधिकार है कि मैं किसी से पैसा मांग सकता हूं, तो वो भी क्या है? फाइनेंशियल एसेट है। मेरी
जिम्मेदारी है कि मेरे को किसी को पैसा देना होगा, तो वो क्या होगा, फाइनेंशियल लायबिलिटी होगा। तो इसके विपरीत यहां पर क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश। कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश। कैश के साथ मैं एक वर्ड और लिख रहा हूं, अदर फाइनेंशियल एसेट। भाई आप कुछ और भी तो दे सकते हो ना बदले में। भाई मैं कैश नहीं लेकर आया, उसके पास किसी और से पैसे लेने का राइट था, मैं वो राइट ले आया। मैंने पार्टी को कैश नहीं दिया, मैंने मेरे पास जिससे पैसे लेने का राइट था, मैंने वो उसको दे दिया कि अब तुम पैसे मांग लेना। तो अदर फाइनेंशियल एसेट, समझ रहे हो। भाई संजना, मैंने आपको कहा, आप मेरे पास आए कि सर आपने मेरे को 10,000 रुपये देने हैं, लाओ दो। मैंने कहा अभी तो मेरे पास नहीं है, मेरे को मनीष जी से 10,000 रुपये लेने हैं। आप एक काम करो मनीष जी, आप संजना को पैसे दे देना। तो जो मेरा राइट था, मेरे पास मनीष जी के पास, मेरे पास राइट था कि मेरे को मनीष जी से 10,000 रुपये लेने हैं, और आपके प्रति ऑब्लिगेशन था, मैंने वो सेटल करा दिया आपको वो राइट देके। तो अदर फाइनेंशियल एसेट अगर मैं देता हूँ, आपके पास राइट आ गया अदर फाइनेंशियल एसेट का, तो वो आपके लिए फाइनेंशियल एसेट है क्योंकि आपको लेने थे। मैंने अदर फाइनेंशियल एसेट से सेटल कर दिया, तो मेरे पास ऑब्लिगेशन था, हेंस वो मेरी क्या थी, फाइनेंशियल लायबिलिटी। बताओ इतनी बात समझ में आती है कि क्या है फाइनेंशियल एसेट और क्या है फाइनेंशियल लायबिलिटी। इसके अंदर एक छोटा सा पार्ट और है, फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशन का। ये मत सोचना कि इनको आता नहीं है तो इसलिए ये बता नहीं रहे हैं, वो डेरिवेटिव से लिंक्ड है। तो इसलिए मैं अभी उसको यहाँ पे मर्ज नहीं करना चाहता। जब मैं डेरिवेटिव का आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, मैं उसके साथ उसको लेकर के चलूंगा कि उसके अंदर डेरिवेटिव, जब डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट, डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी कैसे बनता है, हम कॉल पुट इन IRS इन सबका एग्जांपल लेके समझेंगे, तो हमें बेटर क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। अभी बस मैं ये चाहता हूं कि आप समझ सको कि क्या है फाइनेंशियल एसेट और क्या है फाइनेंशियल लायबिलिटी, किस बेसिस पे इनको डिफाइन किया गया है। फाइनेंशियल लायबिलिटी का बेसिस क्या है, ऑब्लिगेशन। ये समझना बहुत जरूरी है, मैं इसलिए इस पे टाइम लगा रहा हूं, क्योंकि अगर ऑब्लिगेशन नहीं हुई ना तो वो इक्विटी बन जाएगा। और अकाउंटिंग करने से पहले आपको क्लासिफाई करना जरूरी है कि वो इक्विटी है, कि वो फाइनेंशियल लायबिलिटी है, कि वो फाइनेंशियल एसेट है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ो, जब आप प्रैक्टिकली काम करने जाओगे तो भी क्लासिफाई करना सबसे पहले जरूरी है। भाई जब आपसे सब लोग पूछेंगे कि हम अमोर्टाइज कॉस्ट दिखाएं, क्या दिखाएं, कैसे दिखाएं, तो पहले तो इसी की क्लासिफिकेशन करनी पड़ेगी। इक्विटी है तो आगे जाओगे नहीं, ये दोनों है तो ही आगे जाओगे। तो इसलिए इनको समझना ज्यादा जरूरी है। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं कि फाइनेंशियल लायबिलिटी के मुख्य तौर पे क्या है, कि फाइनेंशियल लायबिलिटी में क्या होता है, ऑब्लिगेशन होता है। फाइनेंशियल एसेट के अंदर क्या होता है, राइट होता है। राइट इन टर्म ऑफ मनी होना चाहिए, ऑब्लिगेशन भी इन टर्म ऑफ मनी होना चाहिए। यदि ऑब्लिगेशन नहीं है तो लायबिलिटी नहीं है। तो जरा सोच के बताओ, इक्विटी के अंदर मैं ये वाली बात लिख दूं क्या, मैं इक्विटी के अंदर लिख दूं, नो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश। भाई कैश पे करने की कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है। और अदर फाइनेंशियल एसेट, अब मैं लिख नहीं रहा, मान के चल लो कि मैंने लिखा हुआ है कि भाई इक्विटी का मतलब क्या हो गया कि कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है। तो अगर मेरी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है तो मैं यहां आ गया, जहां पे ए लिमिटेड थी कि नहीं देना पैसे, कोई सर पे प्रेशर ही नहीं है, घर जाके माथा रगड़ने की जरूरत ही नहीं है कि इसको पैसे देना है, तो वो क्या हो गया, इक्विटी हो गया। हेंस अगर ऑब्लिगेशन है तो फाइनेंशियल लायबिलिटी है, अगर राइट है तो फाइनेंशियल एसेट है, और अगर ऑब्लिगेशन ही नहीं है तो वो क्या है, इक्विटी है। तो आप क्लासिफिकेशन कैसे करोगे, क्लासिफिकेशन ऑब्वियसली डेफिनेशन का यूज तो करोगे, बट जो बेसिस है डेफिनेशन का वो क्या है, ऑब्लिगेशन और राइट। अगर ऑब्लिगेशन है तो वो क्या है, फाइनेंशियल लायबिलिटी है, और अगर ऑब्लिगेशन नहीं है तो वो क्या है, इक्विटी है। अगर राइट है तो वो फाइनेंशियल एसेट ही है। बताओ जी, इतनी बात समझ में आती है? अगर आती है तो बढ़िया, मैं एक बार पानी पी लूं, जरा रोकना। आई होप आपको ये तीनों चीजें समझ में आई होंगी। अभी हम इसमें वापस आएंगे, मेरे को एक एग्जांपल के साथ आपके साथ कुछ डिस्कस करना है। मान के चलो, अब ऐसा समझो,
मैंने संजना को कोचिंग दी, यही स्पेलिंग है ना, ठीक है। मैंने संजना को क्लास दी, मैंने क्लासेस की सर्विसेज दी, और संजना ने मेरे को फीस पे करनी थी ₹10,000, ठीक। अभी दी नहीं है, ये पेबल है, मेरा राइट है, हेंस फाइनेंशियल एसेट है, इसका ऑब्लिगेशन है तो हेंस फाइनेंशियल लायबिलिटी है। इतनी बात समझ में आती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। जब संजना और मेरे बीच में ये एग्रीमेंट हो रहा था कि मैं आपको क्लासेस दूंगा और बदले में आप मुझे फीस दोगे, तो संजना ने उसी टाइम हाथ खड़े कर दिए कि भाई 10,000 रुपये तो नहीं है मेरे पास देने के लिए, आप बताओ कि क्या ऑल्टरनेटिव हो सकता है। मैंने कहा अच्छा, क्या ऑल्टरनेटिव हो सकता है, तो मैंने कहा कि बताओ फिर आपके पास क्या है। तो उसने बोला साहब मेरी एक कंपनी चल रही है, मैं उसकी इक्विटी शेयर आपको दे देती हूँ। मैंने कहा अच्छा, कितनी इक्विटी शेयर दोगे। तो उसने कहा कि मेरे एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए की है, तो मैं आपको 1000 शेयर दे देती हूँ, मैं आपको 1000 शेयर दे देती हूँ, तो मेरे एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए की है, आपका काम बन जाएगा। भाई मैं आपको 1000 शेयर दे देती हूँ। मैंने कहा अरे क्या करूंगा मैं तुम्हारी कंपनी का शेयर लेके। तो उसने कहा अरे हम बिजनेस करेंगे, शेयर ग्रो करेगा, आप मार्केट में बेचना, फलाना टिमकाना। ये बोल बोल के उसने मुझे फंसा लिया और मुझे शेयर चिपका दिए। अब जरा सब्सटेंस देखते हैं ट्रांजेक्शन की, मेरे साथ साथ समझो ये हुआ क्या है। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने संजना को कोचिंग की बजाय 10,000 रुपये दिए और बदले में शेयर ले लिए? अगर यही ट्रांजैक्शन होती, अगर मैं कोचिंग ना देता, मैं संजना को 10,000 रुपये देता और मैं उसकी कंपनी के शेयर ले लेता, तो भी तो यही ट्रांजैक्शन होती। अभी मैंने 10,000 ना देके 10,000 के बदले क्या दिया, कोचिंग दी और बदले में शेयर ले लिए। तो मैं ये बोल सकता हूं कि इन शेयर्स के बदले मैंने पैसे ना देके क्या दी है, कोचिंग। तो ये ट्रांजैक्शन शेयर्स की ट्रांजैक्शन हो गई, क्योंकि मैंने क्या बोला, इन शेयर्स के बदले मैंने पैसे ना देके क्या दी है, कोचिंग। तो ये ट्रांजैक्शन किसकी हो गई, शेयर्स की ट्रांजैक्शन हो गई। कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना इसके अंदर। चलो अब केस नंबर 2 लेके चलते हैं। ये क्या है, केस नंबर 1। केस नंबर 2 सिमिलरली यही हुआ, सेम था कि संजना ने मेरे से क्लासेस ली और बदले में 10,000 रुपये की फीस देने का वादा करा और मैंने उसको कोचिंग दी। ठीक साहब। अब जब ये एग्रीमेंट हो रहा था तो मैंने कहा कि 10,000 रुपये दो। वो षड्यंत्र करने लगी, मेरे को शेयर चिपकाने लगी, लेकिन इस बार मैं ना फिसला। इस बार मुझे समझ में आ गया कि नहीं भाई नहीं, मैं नहीं फिसलने वाला, कोई शेयर नहीं लेने वाला। मैंने कहा नहीं, लूंगा तो कैश ही लूंगा, वरना कोचिंग क्लासेस नहीं दूंगा। तो संजना ने कहा चलो ठीक है, अभी नहीं देती, क्लास दे दो फिर देखेंगे तुम्हें। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा दे दोगे, पक्का वादा है? उसने कहा हाँ भाई पक्का वादा है, मैं दे दूंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, समय बीता, क्लासेस खत्म हो गई। 3 महीने के बाद मैंने कहा संजना मेरे पैसे दे दो। संजना ने कहा कल फोन करना। मैंने कल फोन करा, मेरे पैसे दे दो। उसने कहा अब कल फोन करना। मैंने फिर कल फोन करा, मेरे पैसे दे दो। उसने कहा अरे बोला तो कल फोन करना। तो कल कल करते करते बहुत टाइम निकल गया और मैंने कहा कि संजना आपने मेरे पैसे नहीं दिए। मैंने एडवोकेट के नोटिस भिजवाए कि संजना आपने मेरे पैसे नहीं दिए। अब संजना को टेंशन होने लग गई कि ये बंदा तो कोर्ट तक चला गया 10,000 रुपये के पीछे। तो बताओ संजना का क्या ऑब्लिगेशन है, ये बताओ मुझे। क्या संजना की देनदारी है 10,000 रुपये देने की? द आंसर इज यस। तो संजना के लिए क्या है, लाइबिलिटी है। क्या मेरा अधिकार है लेने का पैसे?
द आंसर इज यस। तो मेरे लिए क्या है, एसेट है। ठीक है, कायदे से संजना को मेरे को 10,000 रुपये दे देने चाहिए। ठीक है, मैं रोज फोन करने लगा कि भाई पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो, लेकिन मेरी एक न सुनी और मेरे को पैसे नहीं दिए जा रहे थे। एडवोकेट के नोटिस भिजवाए, पैसे नहीं दिए जा रहे थे। एक दिन मैं थक हार के इनके घर चला गया और मैंने वहीं धरना दे दिया कि अब तो पैसे लेके ही जाऊंगा। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा देखो जनाब पैसे तो नहीं है, आप एक काम करो, हमारी आज की वैल्यू के हिसाब से इक्विटी शेयर ले जाओ, जितने भी बनते हैं उतने ले जाओ। तो मैंने कहा कितने की वैल्यू है तुम्हारी आज की इक्विटी शेयर की? उसने कहा 10 रुपए की वैल्यू है। तो चलो 10 की जगह 20 कर देते हैं। उसने कहा कि 20 रुपए की वैल्यू है, एक शेयर की वैल्यू 20 रुपए की है। तो उसने कहा कि 500 शेयर ले जाओ, 500 शेयर ले जाओ, 20 रुपए की वैल्यू है, आपके 10,000 रुपए पूरे हो जाएंगे। तो क्या ये ट्रांजैक्शन शेयर की ट्रांजैक्शन हुई है? क्या मैंने इक्विटी शेयर लिए हैं और 10,000 रुपए दिए हैं, ऐसा कुछ हुआ है? द आंसर इज नो। लेकिन एक चीज हुई है, अगर संजना 500 शेयर की बजाय 500 के नोट देती तो कितने नोट देने पड़ते 10,000 रुपए के लिए? 20 नोट देने पड़ते। भाई उसने 500 शेयर, इधर जरा ध्यान से देखो, उसने अगर वो नोट देती तो वो कहती 500 500 के 20 नोट लो, पकड़ो 10,000 रुपए और निकलो मेरे घर से, धरना देना बंद करो। उसने 500 के नोट नहीं दिए, उसने 500 वाले शेयर दे दिए। या चलो मैं और क्लैरिटी के साथ बोलता हूँ, मैंने थोड़ा सा उल्टा बोल दिया एक्चुअली। शेयर तो 20 रुपए का है ना, अगर वो 20 रुपए वाले नोट देती तो वो 500 नोट देती, मेरे को 500 नोट्स मिलते, 20 रुपए के सिक्के देती कट्टा भर के, कह लो 500 सिक्के हैं, गिन लो, 10,000 होते ही निकल जाना। उसने 20 रुपए का नोट ना देके उसने क्या दिया, 20 रुपए वाला शेयर दिया। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि उसने पैसे को इक्विटी शेयर के साथ रिप्लेस कर दिया? उसने क्या करा, 20 रुपए का नोट ना देके 20 रुपए का इक्विटी शेयर दे दिया। तो उसने ये जो नोट देने थे उसकी बजाय इक्विटी शेयर दे दिए, उसकी बजाय क्या दे दिए, इक्विटी शेयर दे दिए। तो हेंस उसने इक्विटी शेयर को एज अ करेंसी की तरह इस्तेमाल कर दिया। क्या हम ये बात बोल सकते हैं कि उसने इक्विटी शेयर को एज अ करेंसी की तरह इस्तेमाल कर लिया और अपनी देनदारी हटा दी? बताओ जी, इतनी बात समझ में आती है? तो इसको बोलते हैं सेटलमेंट इन ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। क्या बोलते हैं? सेटलमेंट इन ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। मुझे बताओ दोनों केसेस में चीजें क्या कॉमन है? अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर नंबर ऑफ शेयर्स फिक्स कर दिए थे, नंबर ऑफ शेयर फिक्स हो गए थे क्योंकि वैल्यू भी फिक्स कर दी थी। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि भाई ये ट्रांजैक्शन का सब्सटेंस क्या है, इट इज एज गुड एज कि मैंने 10,000 दिए, उसी दिन सेम डे, क्या 24 जुलाई को उसी दिन डिसाइड हो गया कि 1,000 शेयर दे दो 10 रुपए के हिसाब से, 10,000 के बदले कोचिंग ले लो। तो हेंस ये क्या हो गया, इक्विटी ट्रांजैक्शन हो गई। अगर एक्चुअली में इक्विटी शेयर इशू होते तो वो भी तो ऐसे ही होते कि मैं 10,000 देता और उसी दिन डिसाइड हो जाता कि 1,000 शेयर दे दो 10 रुपए वाले। लेकिन यहां पर क्या था, यहां पर ये था कि 24 जुलाई को डिसाइड कुछ भी नहीं हुआ। 24 जुलाई को डिसाइड हुआ कि कोचिंग दी जाएगी, 10,000 रुपए लिए जाएंगे। 10,000 रुपए का एक्चुअल पेमेंट इक्विटी शेयर में बाद में हुआ, और जिस दिन पेमेंट हुआ उस दिन की जो वैल्यू थी वो उसके हिसाब से नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट हुए। तो उसके हिसाब से जब नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट हुए तो ये नंबर ऑफ शेयर क्या निकल कर आए, वेरिएबल। क्या निकल कर आए, वेरिएबल। तो वेरिएबल नंबर, तो इसलिए अगर अपने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में सेटलमेंट हो रही है और नंबर ऑफ शेयर वेरिएबल है, नंबर ऑफ शेयर वेरिएबल है, तो जिस दिन ट्रांजैक्शन घटित हुई है, अगर मैं टाइमलाइन बनाऊं
तो 24 जुलाई को ट्रांजैक्शन घटित हुई है, जहां पे मुझे दिखाना है या फिर संजना की बैलेंस शीट जब बन रही है तो वो कंफ्यूज है कि भाई मैं लायबिलिटी दिखाऊं या मैं इक्विटी दिखाऊं। तो मुझे बताओ दोस्तों कि उसको लायबिलिटी दिखानी चाहिए या इक्विटी दिखानी चाहिए, बताओ जी, क्या दिखाना चाहिए उसको? लायबिलिटी? क्या उसको अपनी देनदारी दिखानी चाहिए इस दिन? द आंसर इज यस। उसको क्या दिखाना चाहिए? लायबिलिटी दिखानी चाहिए 10,000 रुपए की, कि मेरे को सर को 10,000 रुपए की पेमेंट करनी है। जब तक वो इक्विटी शेयर में इसको सेटल नहीं कर देती तब तक क्या रहेगी? लायबिलिटी ही रहेगी। लेकिन जो ये वाला केस है, इसमें 24 जुलाई को ही ये डिसाइड हो गया कि कोचिंग के बदले 10,000 शेयर दिए जाएंगे, तो संजना उसको क्या दिखाएगी? अदर इक्विटी। क्या दिखाएगी? अदर इक्विटी। 1,000 शेयर इंटू 10, क्योंकि यहाँ पे देनदारी खत्म हो गई, यहाँ पे डिसाइड हो गया कि इक्विटी शेयर दिए जाएंगे। तो इसलिए यदि सेटलमेंट इन ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, अगर सेटलमेंट इन ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है और नंबर ऑफ शेयर फिक्स्ड हैं, तो वो क्या ट्रांजैक्शन बन जाएगी? वो ट्रांजैक्शन बन जाएगी इक्विटी की ट्रांजैक्शन बन जाएगी। और अगर सेटलमेंट इन ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है और नंबर ऑफ शेयर वेरिएबल हैं, पता नहीं है, तो वो किसकी ट्रांजैक्शन बन जाएगी? लायबिलिटी की ट्रांजैक्शन बन जाएगी। तो मैं यहाँ पे ये और चीज और ऐड कर दूं क्या? वह कहाँ चला जाता है? हाँ, कि अगर सेटलमेंट इन ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है और नंबर ऑफ शेयर्स फिक्स्ड वेरिएबल है, तो लायबिलिटी है। और अगर ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में नंबर ऑफ शेयर फिक्स्ड हैं, तो क्या है वो? इक्विटी। बताओ जी, इतनी बात समझ में आती है कि सेटलमेंट इन ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट अगर वेरिएबल है तो लायबिलिटी, क्योंकि वेरिएबल में क्या हो रहा है मेरे दोस्त? वो हम इक्विटी शेयर को एज अ करेंसी की तरह इस्तेमाल करके अपनी लायबिलिटी का भुगतान कर रहे हैं। भाई अगर इक्विटी शेयर आ गया तो इसका मतलब ट्रांजैक्शन इक्विटी थोड़ी ना हो जाएगी, हमें सब्सटेंस देखना पड़ेगा कि एक्चुअली में वो ट्रांजैक्शन कैसी है। तो सब्सटेंस यहाँ पे वेरिएबल का क्या कहता है कि मेरे सर पे 10,000 रुपए की टेंशन तो थी, लेकिन उसको भुगतान करने के लिए मैंने इक्विटी शेयर को एज अ करेंसी की तरह यूज कर दिया। मैं चाहता तो वो 10,000 रुपए की पेमेंट 20-20 रुपए के 500 सिक्के देके कर सकता था, या 20-20 रुपए के 500 नोट देके कर सकता था, लेकिन मैंने 20 रुपए के नोट को रिप्लेस कर दिया 20 रुपए वाले इक्विटी शेयर से। तो वो ट्रांजेक्शन इक्विटी थोड़ा ना बन जाएगी, वो ट्रांजेक्शन तो क्या रहेगी? लायबिलिटी की ही ट्रांजेक्शन रहेगी। लेकिन वही केस नंबर 1 में जब मैंने कोचिंग दे दी और बोला कि तुम मुझे शेयर दे देना, 1000 शेयर दे देना, तो इसका मतलब मैं तो कोचिंग के बदले शेयर चाह रहा था। तो वो शेयर की कंसिडरेशन क्या हुई? वो शेयर की कंसिडरेशन हुई वो कोचिंग क्लासेस। तो इसलिए क्योंकि कोई ऑब्लिगेशन नहीं रहा तो वो क्या बन गई? इक्विटी ट्रांजेक्शन बन गई। तो ये फंडामेंटल डिफरेंस है फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी में। अभी वीडियो ओवर में हुई है, अभी यहीं रुको। हाँ तो हमने देखा कि फाइनेंशियल एसेट का बेसिस क्या है? फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशन का राइट टू रिसीव कैश। अच्छा, अगर इसके अंदर ये रिसीव होना हो तो ये इधर आ जाएगा। ऑब्लिगेशन टू डिलीवर है तो इधर आ जाएगा, ऑब्लिगेशन टू रिसीव ऑन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है तो वो इधर आ जाएगा। अभी ये डेरिवेटिव की कंडीशन बताइए, मैंने आपको नॉन डेरिवेटिव भी बताना बाकी है, सॉरी नॉन डेरिवेटिव बताइए, डेरिवेटिव भी बताना बाकी है। तो मैंने कहा कि फाइनेंशियल एसेट में बेसिस क्या है? राइट। लायबिलिटी में बेसिस क्या है? ऑब्लिगेशन। यदि ये ऑब्लिगेशन मिस हो जाता है तो कहाँ चले जाती है बात? इक्विटी पे चली जाती है। भाई कैश हमारा फाइनेंशियल एसेट है, किसी और एंटिटी के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हमारे एसेट हैं और उस एंटिटी के लिए इक्विटी है। किसी से पैसा लेना है या अदर एसेट लेनी है तो वो फाइनेंशियल एसेट है, किसी को पैसा देना है या अदर एसेट देनी है तो वो फाइनेंशियल लायबिलिटी है।
अगर अपने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में सेटलमेंट हो रही है और वो नंबर ऑफ शेयर वेरिएबल है तो वो लायबिलिटी है। ये कंडीशन है नॉन डेरिवेटिव की। भाई जो संजना और मैंने ट्रांजैक्शन करी वो नॉन डेरिवेटिव थी, क्योंकि मैंने कोचिंग क्लासेस दी हैं, कोई कॉल पुट ऑप्शन नहीं दिया है। और अगर वो नंबर ऑफ शेयर फिक्स्ड हैं तो वो क्या बन जाएगा, इक्विटी बन जाएगा। ये भी क्या है, नॉन डेरिवेटिव। इसको बोलते हैं फिक्स्ड टेस्ट, इसको बोलते हैं फिक्स्ड टेस्ट। मैंने आपको कहा भाई नॉन डेरिवेटिव और डेरिवेटिव में क्या फर्क है, यहां पे लगता है फिक्स्ड टेस्ट। अगर बात होती सेटलमेंट इन ओन इंस्ट्रूमेंट, ऑन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, वो भी डेरिवेटिव, तो नंबर ऑफ शेयर्स भी फिक्स होने चाहिए, सॉरी वेरिएबल, या फिर अमाउंट फिक्स नहीं है वो वेरिएबल। दोनों में से कुछ भी पूरा होता है तो वो लायबिलिटी बन जाएगा। यहां पर इसके लिए नंबर ऑफ शेयर भी फिक्स होने चाहिए और अमाउंट भी फिक्स होना चाहिए। दोनों चीजें फिक्स होनी चाहिए, इसमें एंड है। दोनों चीजें फिक्स होनी चाहिए, कोई भी एक कंडीशन पिट गई तो वो लायबिलिटी में चला जाएगा। इसको बोलते हैं फिक्स्ड फॉर फिक्स्ड टेस्ट, फिक्स फॉर फिक्स्ड टेस्ट। तो अगर मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिखूं सुंदर से, तो हम कैसे बनाएंगे, हम बोलेंगे साहब कि फाइनेंशियल एसेट क्या है। फाइनेंशियल एसेट का मतलब है कैश। फाइनेंशियल एसेट का मतलब है इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी ऑफ अनदर एंटिटी। फाइनेंशियल एसेट का मतलब है राइट टू रिसीव कैश और अदर फाइनेंशियल एसेट और सेटलमेंट इन ओन इक्विटी और डेरिवेटिव है तो फिक्स्ड टू फिक्स्ड टेस्ट, नॉन डेरिवेटिव है तो फिक्स्ड टेस्ट। फाइनेंशियल लायबिलिटी का क्या मतलब है, फाइनेंशियल लायबिलिटी में ऑब्लिगेशन टू पे कैश या डिलीवर कैश और अदर फाइनेंशियल एसेट। अगर सेटलमेंट ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में है तो डेरिवेटिव के केस में फिक्स्ड टू फिक्स्ड टेस्ट, नॉन डेरिवेटिव के केस में फिक्स्ड टेस्ट। ये क्या होना चाहिए, ये फेल होना चाहिए, ये भी फेल होना चाहिए, यहां पर भी ये फेल होना चाहिए, ये भी फेल होना चाहिए, तभी तो वो बनेगा। तीसरा पार्ट है इक्विटी का। तीसरा पार्ट है इक्विटी का। इक्विटी में मैंने आपको बोला
कि देयर शुड बी नो ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन होना ही नहीं चाहिए, नो ऑब्लिगेशन। अगर ऑब्लिगेशन है तो क्या बन जाएगा, लाइबिलिटी। देयर शुड बी नो ऑब्लिगेशन। नंबर 2, अगर सेटलमेंट ओन इक्विटी के अंदर है तो डेरिवेटिव के केस में फिक्स टू फिक्स टेस्ट पास होना चाहिए, नॉन डेरिवेटिव में फिक्स टेस्ट पास होना चाहिए, तो ही वो इक्विटी बनता। बताओ जी, इतनी बात समझ में आती है? पानी मंगवा लो यार, रोक दो, पानी मंगवा लो। चलो जी, तो हमें ये समझ में आ गया कि फाइनेंशियल एसेट क्या है, फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या है और इक्विटी क्या है। अब फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी में अगर आप देख रहे होगे तो ऑब्लिगेशन का फर्क आ रहा है कि यहाँ ऑब्लिगेशन है और वहाँ ऑब्लिगेशन नहीं है। तो जैसे ही ऑब्लिगेशन की डेफिनेशन आई फाइनेंशियल लायबिलिटी में तो कई लोगों को प्रॉब्लम आ गई, जैसे कि म्यूचुअल फंड। कुछ ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड की स्कीम्स होती है, उसके अंदर पता है आप यूनिट होल्डर के पास राइट होता है कि वो जाए और वो स्कीम अपने यूनिट्स को सरेंडर करके एनएवी के बेसिस पे कैश ले आए। तो भाई अब तो यूनिट म्यूचुअल फंड के पास जिम्मेदारी आ गई। ध्यान से समझो भाई, जिसको मैंने यूनिट्स इशू कर रखी हैं वो कभी भी आ सकता है, वो कभी भी आ सकता है, और वो कभी भी आ सकता है मुझे यूनिट मेरे मुंह पे मार के अब एनएवी जो करंट प्राइस होगा, करंट प्राइस के बेसिस पे पैसा ले जाएगा। तो मैंने जितनों को भी यूनिट इशू कर रखी है वो सब लायबिलिटी बन गई, बिकॉज नाउ आई हैव एन ऑब्लिगेशन। और अगर ऑब्लिगेशन ना होती तो इक्विटी बनती, तो यानी कि मेरी जितने भी यूनिट्स हैं वो सब मेरी फाइनेंशियल लायबिलिटी में क्लासिफाई होगी बैलेंस शीट के अंदर। इक्विटी तो बची नहीं, जो कंपनी का नेचर होगा इक्विटी शेयर का वही आ रहा होगा। तो हेंस उनको स्कोप आउट करने के लिए एक्सेप्शनल डाली गई। देखो एक्सेप्शनल डाल रहे हैं, इसका मतलब यही है कि बाय डेफिनेशन वो लायबिलिटी है बट हम उसे खींच के इक्विटी में लेकर आ रहे हैं। तो एक्सेप्शन क्या डाली गई, क्या मैं आपको पैरा नंबर बता दूं, मेरा बड़ा मन कर रहा है, चलो बता देता हूं। पैरा 16A, 16B, 16C, 16D ऑफ इंड AS 32। अब तक का जितना भी ज्ञान है इंड AS 32 का ही है, उसके अंदर एक्सेप्शन लिखी गई। उसमें कहा गया कि जो भी इंस्ट्रूमेंट पुट एबल इंस्ट्रूमेंट होगा वो इक्विटी के अंदर क्लासिफाई हो जाएगा सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन जो इन पैराग्राफ्स में गिवन है, या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो इशू करा गया होगा कि आपको उस इंस्ट्रूमेंट के तहत नेट एसेट मिलेगी ऑन लिक्विडेशन, वो भी क्या है, इक्विटी। जैसे ना कई सारी कंपनियां स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाती हैं कि भाई हम ये पर्टिकुलर काम तक के लिए कंपनी बना रहे हैं, जब ये काम खत्म हो जाएगा तो कंपनी को खत्म कर देंगे। ये लिखा भी जाता है कि कंपनी का गोइंग कंसर्न इतना है नहीं, ये काम तक ही है, जब वो खत्म हो जाएगा तो कंपनी को खत्म कर देंगे और पैसा लौटा देंगे। तो कहीं वो यहाँ ना कवर हो जाए इसलिए इसको यहाँ कवर कर दिया। ये किसके लिए है, ये है म्यूचुअल फंड। ये किसके लिए है, ये है स्पेशल पर्पस व्हीकल्स जो बनाए जाते हैं। अब इनकी कुछ कंडीशंस है, मैं कंडीशंस तो यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, बट जब आपको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो सारी कंडीशन, एक एक कंडीशन कैरेक्टरिस्टिक बताती है इक्विटी का, कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक आपने अब तक 11वीं कक्षा से लेके अब तक इक्विटी का पढ़ा है वही वो सारी कंडीशन बताती हैं। कुछ कंडीशन कंट्रोल पर्सपेक्टिव से भी हैं, जैसे इक्विटी की एक कंडीशन होती है कि उनको रिटर्न जो मिलेगी वो प्रॉफिट बेस्ड रिटर्न मिलेगी, उनको फिक्स नहीं मिलेगी कि 5% मिलेगा ही मिलेगा, 6% मिलेगा ही मिलेगा, उनको डिविडेंड मिलता है प्रॉफिट के ऊपर, तो वो कंडीशन वहां पे डाल रखी है। इक्विटी शेयर मोस्ट सबऑर्डिनेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जब लोगों की लाइन लगती है लिक्विडेशन के टाइम में तो इक्विटी वाला थाली लेके लास्ट में खड़ा होता है, वो कंडीशन वहां पे जुड़ी हुई है। आप लोग एक बार उसको स्टडी करना, इस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करना, आपको समझ में आएगी। इन केस अगर आपको लगता है कि उन कंडीशंस को भी मैं डिस्कस करूं तो मैं सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लूंगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता देना कि वो वीडियो आपको उसके लिए चाहिए या नहीं चाहिए। अब ये हो गया इक्विटी की एक्सेप्शन। अभी छोटा सा पॉइंट और है,
फिर कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो फ्यूचर की, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट फ्यूचर की अनसर्टेनिटी पे डिपेंड है, यानी कि उसका सेटलमेंट प्रोविजन कॉन्टिंजेंट है। आपने पढ़ा होगा कॉन्टिंजेंट सेटलमेंट प्रोविजन अगर डला हुआ है। ये सब डेफिनेशन के पार्ट है, ये सब डेफिनेशन के पार्ट है कॉन्टिंजेंट सेटलमेंट प्रोविजन। भाई इससे तो आपको पता चलेगा ना कि वो लायबिलिटी है या इक्विटी है, और जब तक क्लासिफाई नहीं कर पाओगे तब तक अकाउंटिंग नहीं समझ पाओगे। अकाउंटिंग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी क्लासिफिकेशन तक ही रहते हैं क्योंकि मेरे को लग रहा है काफी हैवी हो जाएगा। तो अगर इंस्ट्रूमेंट में कॉन्टिंजेंट सेटलमेंट प्रोविजन डाल रखा है, और कॉन्टिंजेंट सेटलमेंट प्रोविजन चाहे कैसे भी सेटल करा लो, कॉन्टिंजेंट सेटलमेंट प्रोविजन अगर उसका सेटलमेंट इन एनी वे कैसे भी सेटल करा लो, ये ऐसे लिख देते हैं कि जो कंटिंजेंसी है, यानी कि वो जो अनसर्टेन इवेंट है, वो कंट्रोल में नहीं है, ना तो इशूअर के, इशूअर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और ना ही होल्डर के, होल्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो वो इंस्ट्रूमेंट क्या बनेगा, फाइनेंशियल लायबिलिटी या फिर फाइनेंशियल एसेट एज द केस में भी। अनसर्टेन इवेंट जो कंट्रोल में ही नहीं है, अगर तो क्योंकि इसका मतलब क्या है, ऐसे समझो, इसका मतलब ये है कि भाई संजना और मेरे बीच में जब एग्रीमेंट हुआ तो हमने उसके अंदर एक कंटिंजेंट प्रोविजन डाल दिया। कंटिंजेंट प्रोविजन क्या डाला, हमने ये डाला कि उसने कहा कि सर मैं आपको जो पेमेंट करूंगी, जो इसकी सेटलमेंट होगी, जो मैं पेमेंट करूंगी, वो डिपेंड करेगा कि मेरे एफआर में कितने नंबर आते हैं। वो किस पे डिपेंड करेगा कि मेरे एफआर में कितने नंबर आते हैं। भाई वो हार्डवर्क कर लेगी, लेकिन हाँ वो हार्डवर्क कर लेगी, बट अगर डिस्टिंक्शन आती है तो मैं आपको 12,000 दे दूंगी, और अगर डिस्टिंक्शन नहीं आती है तो मैं आपको 10,000 दे दूंगी। तो वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, हेंस वो इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल लायबिलिटी हो जाएगा। या फिर उसकी जो अनसर्टेनिटी की कंडीशंस हैं, जो वो अनसर्टेनिटी है वो सेटिस्फाई करती है, या ऐसे लिख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट जो है वो सेटिस्फाई करता है एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। नंबर 1 कि जो अनसर्टेनिटी है वो जेन्युइन नहीं है, नॉट जेन्युइन। जेन्युइन होने से ना, भाई संजना ने कंडीशन डाल दी कि अगर यूक्रेन और रशिया का युद्ध समाप्त हो जाएगा, या युद्ध फिर से छिड़ जाएगा, या वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा, तो मैं आपको पेमेंट करूंगी, अदरवाइज नहीं पेमेंट करूंगी। तो आपको नहीं लगता कि वो कंडीशन जेन्युइन ही नहीं है? तो अगर वो जेन्युइन ही नहीं है तो संजना का कभी देनदारी आएगी नहीं, तो संजना के लिए वो इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया, वो इक्विटी में क्लासिफाई हो जाएगा। अगर कोई भी कंडीशन फुलफिल होती है तो इंस्ट्रूमेंट क्या बन जाएगा, इक्विटी बन जाएगा। अगर कंट्रोल से बाहर है तो क्या बन जाएगा, लायबिलिटी बन जाएगा। अगर कंडीशन, कोई भी कंडीशन ये नीचे की कंडीशन को फुलफिल करती है तो क्या बन जाएगा, इक्विटी बन जाएगा। नंबर 2, वो 16A, 16B, 16C और 16D के जो एक्सेप्शंस रूल हैं उसमें फुलफिल हो जाता है। भाई अगर वो एक्सेप्शन में आके इक्विटी बन गया तो अब भी तो वो इक्विटी रहेगा, बोलो हाँ या ना। अगर वो एक्सेप्शन में आके इक्विटी बन गया तो वो अब भी तो इक्विटी रहेगा। नंबर 3,
जो सेटलमेंट होनी है वो ओनली ऑन लिक्विडेशन होनी है, ओनली ऑन लिक्विडेशन होनी है। भाई इक्विटी वालों को पैसा लिक्विडेशन में ही मिलता है, हेंस वो इक्विटी बन जाएगा। बताओ जी, इतनी बात समझ में आती है? बताओ जी। कंटिंजेंट सेटलमेंट प्रोविजन, अगर कंटिंजेंसी कंट्रोल से बाहर है, किसके, या इश्यूअर और होल्डर दोनों के, किसी के कंट्रोल में नहीं है वो कंटिंजेंसी। आप ऐसे समझो भाई, आपने जो कंडीशन लगा दी वो ना तो होल्डर कंट्रोल कर सकता है ना इश्यूअर कंट्रोल कर सकता है। तो अगर संजना को पैसे देने हैं तो संजना उस कंडीशन को कंट्रोल नहीं कर सकती। चलो मैंने एग्जांपल गलत दे दिया, संजना जानबूझ के पेपर गलत लिखा है और फेल हो जाए, वो जानबूझ के पेपर गलत लिखा है और फेल हो जाए तो वो उसके कंट्रोल में है। बट मैं कह रहा हूं कि अगर ऐसे समझो कि दोनों पार्टी हैं, दोनों पार्टियों के बीच में एग्रीमेंट हो रखा है और जो कंडीशन जिसके ऊपर सेटलमेंट पेमेंट डिपेंड है वो ना ये कंट्रोल कर सकता ना ये कंट्रोल कर सकती, तो उस केस में तो भाई टेंशन दिमाग में रहेगी ना कि पैसा देना पड़ सकता है, क्योंकि कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर कंट्रोल कर सकते होते तो उसको चेंज करके पैसे की देनदारी हटा देते कि हम नहीं दे रहे, जाओ जो करना है कर लो। लेकिन अगर कंट्रोल ही नहीं कर सकते तो टेंशन दिमाग में रहेगी कि पैसा देना पड़ सकता है। टेंशन का मतलब क्या है? ऑब्लिगेशन। टेंशन बोले तो ऑब्लिगेशन। व्हेन देयर इज एन ऑब्लिगेशन देन फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो अगर कंट्रोल से बाहर है तो क्या है? फाइनेंशियल लायबिलिटी। और अगर अनसर्टेनिटी इन तीनों में से, या फिर इंस्ट्रूमेंट वो सेटलमेंट प्रोविजन इन तीनों में से कोई भी एक, एनी वन कंडीशन फुलफिल कर दे तो वो इक्विटी है। इनको याद करने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं जो नीचे वाली दो हैं ये तो आपने पढ़ी ली भाई, वो अगर एक्सेप्शन रूल में कवर हो गया, आपने बनाया क्यों है एक्सेप्शन रूल? ताकि इक्विटी बना सको। अगर वो उसमें कवर हो गया तो उसको अब लायबिलिटी थोड़ा ना बना दोगे यहाँ पे आके, तो हेंस वो इक्विटी ही रहेगा। अगर उसका सेटलमेंट सिर्फ लिक्विडेशन में ही होना है, क्योंकि इक्विटी शेयर को पैसा लिक्विडेशन में मिलना है, तो वो क्या रहेगा? वो क्या रहेगा? इक्विटी। अगर अनसर्टेनिटी ऐसी है, सोचो दोनों पार्टी का बीच का एग्रीमेंट हो रखा है, संजना कह रही है भाई ऐसी कंडीशन डालिए कभी फुलफिल ही नहीं होगी। कंडीशन डाल दी कि भाई जिस दिन चंद्रमा की रोशनी खुद की होगी, अभी तो सूर्य का प्रकाश है, जिस दिन खुद की रोशनी होगी उस दिन पैसे दूंगी। तो बताओ क्या कभी पैसे मिल पाएंगे? नॉट जेन्युइन, जेन्युइन ही नहीं है वो। तो इसका मतलब वो क्या बोलेगी? मेरे को पैसे देने ही नहीं है। क्या दिमाग में टेंशन रहेगी? द आंसर इज नो। एंड नो ऑब्लिगेशन मींस इक्विटी, क्योंकि कंडीशन जेन्युइन नहीं है। तो एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, देन मैं इस वीडियो को कंक्लूड कर दूंगा और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने देखा कि तीन चीजें हैं, फाइनेंशियल एसेट, लायबिलिटी और इक्विटी। फाइनेंशियल एसेट का मतलब क्या है? कैश होना चाहिए। दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट फाइनेंशियल एसेट है। राइट टू रिसीव कैश और अदर फाइनेंशियल एसेट भी फाइनेंशियल एसेट है। अगर सेटलमेंट अपने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के अंदर हो रही है और फिक्स टू फिक्स टेस्ट जो टेस्ट है वो फेल हो रहा है तो फिर वो फाइनेंशियल एसेट है। फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या है? फाइनेंशियल लायबिलिटी के लिए होनी चाहिए भैया ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन टू पे कैश और अदर फाइनेंशियल एसेट, तो वो फाइनेंशियल लायबिलिटी है। अगर सेटलमेंट अपने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के अंदर हो रही है और फिक्स टू फिक्स फेल हो रहा है तो भी वो फाइनेंशियल लायबिलिटी है। अगर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, माथा एकदम फ्री है, मिंटोस खाओ, मिंटोस जिंदगी जी रहे एकदम रिलैक्स, तो वो क्या है? इक्विटी है। ठंडी जिंदगी एकदम इक्विटी है क्योंकि कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। बट अगर सेटलमेंट अपने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में हो रही है और फिक्स्ड टू फिक्स पास हो रहा है तो वो क्या है? इक्विटी है। एक्सेप्शन रूल्स हैं जो पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और दोज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर आपको नेट एसेट मिलेंगे ऑन लिक्विडेशन, वो दोनों की कंडीशन फुलफिल होती है तो भी वो इक्विटी है। अगर कंटिंजेंट सेटलमेंट प्रोविजन है और जो सेटलमेंट प्रोविजन है वो कंट्रोल से बाहर है, जो अनसर्टेनिटी है वो होल्डर और इश्यूअर दोनों के कंट्रोल से बाहर है, तो वो लायबिलिटी है। अगर किसी एक के भी कंट्रोल में है, किसी एक के भी कंट्रोल में है तो वो इक्विटी हो सकता है, क्योंकि वो कंट्रोल करके अपना ऑब्लिगेशन अवॉइड कर सकता है, तो वो इक्विटी हो सकता है। अगर अनसर्टेनिटी कोई भी तीन कंडीशन फुलफिल कर दे, या तो वो अनसर्टेनिटी नॉन जेन्युइन हो, या फिर वो एक्सेप्शन रूल में आ जाए, या फिर पैसा लिक्विडेशन में मिले, तो उस केस में भी वो इक्विटी बन जाएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा कि कब वो फाइनेंशियल लायबिलिटी है, कब वो एसेट है और कब वो इक्विटी है। इसका क्लासिफिकेशन समझना बहुत जरूरी है। जब तक ये समझ नहीं आएगा तब तक आगे जो
इसकी अकाउंटिंग आएगी, फाइनेंशियल एसेट की अकाउंटिंग आएगी, हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन, बिजनेस मॉडल, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो, अमोर्टाइज कॉस्ट, एफवीटीपीएल, एफवीटीओसीआई, इसके अंदर अमोर्टाइज कॉस्ट। तो वो तब तक समझ नहीं आएगा जब तक आपके दिमाग के अंदर ये नहीं बैठेगा कि ऑब्लिगेशन राइट नॉट ऑब्लिगेशन ही बेसिस है इनके क्लासिफिकेशन का। आई होप आपको मजा आया होगा। अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर कमेंट सेक्शन में दें ताकि हम और इम्प्रूव कर सकें। अगली लेक्चर में आपके साथ मिलेंगे, हम थोड़े क्वेश्चंस करेंगे इनकी क्लासिफिकेशन पे, फिर उसके बाद अकाउंटिंग पे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।